ठीक है। हम लोग इसके पहले जो है ना 30 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। और इसके पहले का जो भी क्लास हुआ है सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके पहले का जो भी 30 से पहले का क्वेश्चन है और इसके पहले 2 सेट किए हैं, सारा का जो है ना प्ले लिस्ट में क्लास मिल जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा। राजस्थान में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। कह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ जो है ना भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ अरावली श्रेणी का विकास अरावली श्रेणी का विकास प्री कैबियन काल में हुआ था। तो बताइए कि अरावली श्रेणी का जो विकास है ना वो किस काल में हुआ है? तो क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। अरावली श्रेणी का जो विकास है ना प्री कैरिबियन काल में हुआ है। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अरावली श्रेणी पालनपुर कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, से राजस्थान से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो याद रखिएगा ना कि अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है? तो क्या होगा? क्या होगा? लगभग 800। थोड़ा जोर से बोलिए, लगभग 800। और आगे कह रहा है इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट आबू है। तो बताइए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। माउंट आबू पर स्थित कौन सा है? तो गुरु शिखर है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित बोल रहा कौन सा है? तो गुरु शिखर। कितनी मीटर ऊंचाई है? तो क्या होगा? 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि इसी पहाड़ी, ठीक है, कह रहा है इसी पहाड़ी के रायसीना हिल्स पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये किस पहाड़ी पे जो है ना रायसीना मतलब भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है? तो क्या है? इसी पहाड़ी के रायसीना हिल्स पे क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है। आगे है महत्वपूर्ण चोटी है, महत्वपूर्ण पर्वत चोटी दिया हुआ है, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिहार दरोगा बिहार पे सभी एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है। कह रहा है इसमें चोटी दिया हुआ है, ऊंचाई मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की कितनी मीटर ऊंचाई है? चोटी ऊंचाई बताइए क्या होगा? हाँ, तो कह रहा है ना कि माउंट एवरेस्ट विश्व की कितना 8848.86 मीटर है। ठीक है, कह रहा है ना कि इसमें माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर? 8848.86 मीटर है। ठीक है। बताइए केटू, जो केटू है ना भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए कितना मीटर ऊंचाई है? बताइए क्या होगा? 8611 है। क्या है? क्या 8611 है? अगर पूछेगा ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो केटू है। कितनी मीटर ऊंचाई है? तो 8611 मीटर ऊंचाई है। बताया कंचनजंगा जो है ना भारत में सबसे ऊंचा है, इसकी कितनी ऊंचाई है? तो क्या होगा? 8598। क्या? 8598 है। अब मकालू की ऊंचाई कितनी है? मकालू चोटी की ऊंचाई बोलेगा तो कितनी है? 8481 मीटर है। कहाँ ना बोल रही है मकालू का ऊंचाई कितना? 8481 मीटर। सभी कब आ जाना चाहिए? धौलागिरी कहाँ है? बताइए धौलागिरी 8172 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई जो है ना 8172 मीटर है। ठीक है। नंगा पर्वत का बोलेगा ऊंचाई कितनी है? नंगा पर्वत का 8126 है। कितना? 8126 है। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्या होगा? 8078 है। क्या? 8078। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 8078 है। बताइए कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी बोले तो 7817 है। हाँ, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। नामचा वर्मा की ऊंचाई कितनी है? नामचा वर्मा बोले तो 7756 है। हाँ, 7756 मीटर है नामचा वर्मा की ऊंचाई। बताइए केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? केदारनाथ चोटी का 6945 है। केदारनाथ का बोलेगा तो 6945 है। बताया कि अनाईमुड़ी जो है ना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कितनी ऊंचाई है? 2695 है। हाँ, अनाईमुड़ी जो है ना पूछेगा बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? क्या होगा? अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। हाँ, 2695 है। ठीक है। आगे डोडा बेटा बोलेगा तो कितना ऊंचाई? डोडा बेटा बोलेगा तो डोडा बेटा जो है ना 2637 है। क्या है? 2637 है। कालसू बाई बोलेगा तो कितना है? कालसू बाई
1646 है। क्या है? 1646 है। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, बताइएगा ना कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो क्या होगा बताइए। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। हाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर है। 88.86 मीटर। हाँ बिल्कुल सही है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है? तो K2 है। क्या है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। ठीक है। 12 मीटर। और एक और है, भारत में सबसे ऊंचा बोलेगा तो कौन सा है? तो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। ठीक है। कितना? 8598 है। कितना? 8598। बताइए कि मकालू चोटी की ऊंचाई कितनी है? मकालू चोटी की ऊंचाई बोलेगा तो 8481 है। कितना है? 8481। बताया कि धौलागिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है? धौलागिरी का बोलेगा तो 8172 है। क्या है? 8172 है। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? नंगा पर्वत का बोलेगा तो 8126 है। क्या है? 8126 है। बताया कि अन्नपूर्णा का ऊंचाई कितनी है? अन्नपूर्णा का बोलेगा तो 8078 है। क्या? 8078 है। बताया कि नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी बोले तो 7817 है। कितना? 7817 मीटर है। और नामचा वर्मा का बोलेगा तो 7756 है। हाँ 7756 मीटर है। और केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? केदारनाथ का बोलेगा तो 6945 है। 6945 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है? तो अनायमोड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 है। कितना? 2695। और नेक्स्ट है डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? अगर यहाँ पे डोडा बेटा बात करें तो 2637 है। कितना? 2637 है। कालसू बाई का बोलेगा तो 1646 है। ठीक है। 1646 है। बहुत कुछ याद हो गया होगा, बाकी क्लास देखिएगा फिर से तो और पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 32 पे कह रहा है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, बताइए किस कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड। तो कह रहा है ना कि चिपको आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है ना, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए गया था। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके अंतर्गत 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है ना, मतलब चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पेड़ों से चिपक कर किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रथम बार चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के कहाँ से हुआ था? तो खेजरली गांव से हुआ था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहेगा ना कि प्रथम बार चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस जगह से, किस राज्य से हुआ था? तो क्या होगा? ये हुआ था राजस्थान के खेजरली गांव से हुआ था। ठीक है। आगे कह रहा 1731 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनके 3 पुत्रियां पेड़ों को गले लगाकर उनका विरोध किया। ठीक है। उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा उनके समेत 363 लोगों को वृक्षों के साथ क्या किया था? काट दिया गया था। बहुत एकदम निर्मम हत्या किया गया था। क्या बोले, वही आज हम लोग भुगत रहे हैं इतना गर्मी का। आगे कह रहा है ना कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा को जो है ना वृक्षामित्र नाम के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है ना कौन है, कि उनको जो है किस नाम से जानते हैं? तो क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षामित्र के नाम से भी हाँ, ये याद रखिए, वृक्षामित्र के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्मश्री एवं 2009 में जो है ना पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो याद रखिएगा ये भारत सरकार जो है सुंदरलाल बहुगुणा को कब मिला था पद्मश्री? तो 2009 में मिला था, सॉरी 1981 में मिला है पद्मश्री और 2009 में मिला है पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। हाँ। आगे क्वेश्चन और 33 पे कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइए। देवास में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। कहाँ है? देवास में स्थित है। ठीक है। कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। आगे बैंक नोट प्रेस के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है ना कि यह देवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में स्थित है। देवास कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। एमपी में। हाँ, यह जो है ना 25, 50, 100
के ओर से उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। आगे कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रेस मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए 1767 से 68 में चालू की गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि करेंसी नोट जो है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह 10, 50, 100, 500 के बैंक नोट छापती है, उनकी पूर्ति करती है। तो कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस जो है ना ये नासिक के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह जो है ना 50, 10, 50, 100, 500 के रुपया के बैंक नोट छापती है, यह उनकी पूर्ति करती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में। तो कह रहा है ना कि सिक्योरिटी प्रेस जो है ना सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने एवं पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1992 में किया गया। तो बताइए कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में हुआ था। ठीक है, आगे याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा सालवानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए। तो 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट जो है ना कहाँ है, तो कर्नाटक के सालवानी में है, मैसूर कर्नाटक में है तथा सालवानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए। यहाँ आरबीआई जो है ना के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। क्या है, यहाँ पे जो है ना आरबीआई के नेतृत्व में करेंसी नोट छापे जाते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत में सिक्का जो है ना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या होगा? हाँ, भारत में सिक्का जो है ना वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता तथा 1 रुपया के नोट पर 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? 1 रुपया के नोट पे जो है ना 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। आगे कह रहा है कि 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था। आगे कह रहा है 1947 से अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले मुद्रा 1987 में पहली बार गांधी जी के चित्र वाले 500 के नोट जारी किए गए थे। ठीक है, एवं 1966 में सभी नोटों पर गांधी जी के चित्र आने लगे। बहुत यहाँ पे जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। कह रहा है कि 1947 से अशोक के स्तंभ के चिन्हों के, ठीक है, 1947 से क्या कर रहा है कि अशोक के स्तंभ के चिन्हों सिंहों के चित्र वाले, ठीक है, 1947 के अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले मुद्रा तथा 1987 में पहली बार गांधी जी के चित्र वाले, ठीक है, 500 के नोट जारी किए गए। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले गांधी जी के जो चित्र आया था ना किस नोट पे आया था, तो क्या होगा? 500 के नोट पे आया था। और वह जो नोट जारी किया गया था कब जारी किया गया था? तो 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अशोक स्तंभ जो चिन्ह आया था ना सिंहों का वो आया था 1947 में, लेकिन गांधी जी का नोट पे जो चित्र आया था वो आया था 500 के नोट पे आया था। कब आया था? 1987 में आया था, जिसमें गोवा का जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा इसी समय स्थापना हुआ था ना 1987 में, ठीक है ना। और इसमें इस समय अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना हुआ था 87 में ना, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का भी। अच्छा हाँ, याद रखिएगा। और 500 के नोट पे गांधी जी का चित्र आया था और 1996 से सभी नोटों पे गांधी जी का चित्र आने लगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कब से जो है ना सभी नोटों पे गांधी जी का चित्र आने लगा, तो क्या होगा? 1996 से। क्या आएगा? 1996 से। आप देखे होंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिला होगा, बुक को देखने, बहुत सारे बुक में देखने को मिला होगा। आप इस चीज गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में करा है 34 का रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, बताइए क्या होगा? दसम ग्रंथ में। क्या किया गया है? तो दसमगढ़ में किया गया, दसमगढ़ में। तो कह रहा है ना कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो दसम ग्रंथ में किया, दसम ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दसम ग्रंथ का पुस्तक में किया गया है। दसम ग्रंथ जो है ना सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है। सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दसम ग्रंथ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। यह पूर्ण रूप से 10वें बादशाह पातशाह ग्रंथ है। ठीक है, यह वीर रस की पुस्तक है जो खालसा पंथ के विषय में जानकारी देती है। ठीक है, आगे कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का बारे में बोल रहा है कि सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। तो कहेगा कि सिखों के अंतिम गुरु बताइए और 10वें गुरु बताइए, तो कौन होगा? गुरु गोविंद सिंह होंगे, जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1966 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था।
ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के रिलेटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक है, क्योंकि एकदम क्वेश्चन बैंक जो है ना एक तरह से सार दिया हुआ है, एक तरह से पूरा एकदम एक क्वेश्चन पे जो है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिखों के 10वें गुरु थे एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो 1666 में पटना में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की। तो बताइएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया तथा सिखों में पाहुल प्रथा का शुरुआत किसने किया, तो क्या होगा? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था और सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह। हाँ, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। और सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था तथा सिखों के लिए 5 कगार केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा को अनिवार्य किया था। तो बताइए कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा था? तो सच्चा पातशाह कहा था, ठीक है। और सिखों के लिए 5 ककार का जो है ना प्रयोग किया था, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, एक ना अनिवार्य किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में कौन सा क्या लिखा था? तो जफरनामा लिखा था। क्या लिखा था? जफरनामा। तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या लिखा? जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पे गुल खां नामक पठान ने की थी। तो बताया गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब, किस स्थान पे और किसने किया था, तो क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक पठान ने की थी। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो था ना 1708 में नादेड़ नामक स्थान पे गुल खां नामक पठान ने की थी। आगे कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कह रहा है कि यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें 6 सिख गुरुओं व 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है, जिसमें कबीर, आगे कह रहा है कि रविदास, ठीक है, रविदास और राम नामदेव, शेख फरीद के भजन भी शामिल हैं। इसकी भाषा पंजाबी एवं लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। तो रविदास, नामदेव, शेख फरीद भजन भी शामिल है। इसकी भाषा पंजाबी एवं लिपि गुरुमुखी है। आगे कह रहा है कि आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। बताइए कि किस ग्रंथ को जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जानते हैं, क्या होगा? आदि ग्रंथ को। क्या है? आदि ग्रंथ को। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बताया कि आदि ग्रंथ की संकलन 5वें गुरु कौन थे जिनके द्वारा किया गया था, तो क्या होगा? गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। हाँ, तो आदि ग्रंथ को ही ना आदि ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे के द्वारा किया गया था। जिसमें जो है ना जिसमें प्रथम गुरु बोलेगा गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रथाएं और गीत संकलित है। आगे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु से पूर्व गुरु पद को समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे ना मृत्यु से पूर्व गुरु पद को समाप्त कर दिया और आदि ग्रंथ को ही गुरु का दर्जा सिखों का जीवित गुरु दिया। आगे कह रहा है गीता दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि गीता के बारे में दिया हुआ है कि श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। सबको पता है कि गीता जो है ना श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। तो गीता में कितने अध्याय कितने श्लोक है, तो क्या होगा? गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। गीता में जो है ना 18 अध्याय और 700 श्लोक है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता के रूप में संकलित है। इसके संकलनकर्ता महर्षि देव वेद व्यास है और मूल भाषा संस्कृत है। इसका संबंध महाभारत के भीष्म पर्व से है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, बताइए क्या होगा? टॉमस जेफरसन ने किया था। कौन किया था? टॉमस जेफरसन ने किया था। आगे कह रहा कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका की 13 बस्तियों ने मिलकर आज़ादी की घोषणा की। इसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इस सम्मेलन में महादेशीय कांग्रेस के सदस्यों को थॉमस जेफरसन भी थे। उन्होंने ही कमेटी के अन्य सदस्यों जॉन एडम्स, रोजर सरमन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और विलियम लिविंगस्टन के से सलाह करके इस स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को तैयार किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि टॉमस पेन क्या थे? एक लेखक।
आविष्कारक, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, आगे करा इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस, जो टॉमस पेन का पुस्तक का नाम क्या है, तो कॉमन सेंस है, 1775 तथा पत्रिका द अमेरिकन क्राइसिस, ये 1775 से 83 के माध्यम से अमेरिका वासियों को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया था। ठीक है, आगे करा कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे 1732 से 1799 के योग्य एवं कुशल नेतृत्व ने इंग्लैंड से अमेरिका की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे करा वह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति 1789 से 97 थे तथा इनके नाम पर ही वाशिंगटन शहर की स्थापना की गई। किसके नाम पे, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ही ना वाशिंगटन शहर की स्थापना की गई। उनको रेफिवियस की उपाधि मिली थी। किनको मिला था, तो जॉर्ज वाशिंगटन को मिला था, रेफिवियस की उपाधि मिला था। आगे कह रहा है कि सैमुअल एडम्स अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेता थे। ठीक है, सैमुअल एडम्स जो थे ना अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेता थे। इसके नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। तो बताया कि बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो क्या होगा, 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। अमेरिका क्रांति के तो याद रखिएगा ना कि सैमुअल एडम्स की जो अमेरिकी क्रांति के प्रमुख नेता थे, इसके नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई तथा स्टम्प कर 1765 के विरोध में इन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली तथा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में अमेरिका में लागू हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो 1789 अमेरिका में लागू हुआ। और आगे कह रहा है कि अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित किया गया तथा 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो बताया कि दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने कब किया था, तो 1 जनवरी 1863 में किया था। सही, आगे आइए। आगे कह रहा कि अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 की समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ था। ठीक है, तो अमेरिकी गृह युद्ध बोल रहा है 1861 से 65 की समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ। इसे भाई भाई का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, बताइए क्या होगा, इब्न बतूता। क्या है, इब्न बतूता। तो कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ, इब्न बतूता। देख रहे हैं क्वेश्चन किस लेवल से बनाया गया है। आगे कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री व इतिहासकार इब्न बतूता को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था। आगे कह रहा है कि इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, सबको पता है, अफ्रीका का रहने वाला था जो लगभग 1333 में भारत आया था। तो यह इब्न बतूता कहाँ का यात्री था और कब भारत आया था, तो क्या होगा, मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया। तो याद रखिए ना, इब्न बतूता जो था ना मोरक्को यात्री था, अफ्रीका का रहने वाला था जो लगभग 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता उन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किसका, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आगे कह रहा है कि 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। ठीक है, तो कह रहा है 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। आगे कह रहा है इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं को अपनी पुस्तक किताबुल हिंद रहला में उल्लेखित किया। ठीक है, तो कह रहा है ना कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं को अपनी पुस्तक किताबुल हिंद रहला में उल्लेखित किया। आगे कह रहा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। ठीक है, तो कह रहा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। आगे कह रहा गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां को उलुग खां की उपाधि दी। तो कह रहा कि गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को जो है जिसको जौना खां बोला जाता था को उलुग खां की उपाधि मिला था। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, बताइए कौन था, बताइए। हाँ, याद रखना कि प्रथम जो है ना
मनुष्य सहित उपग्रह था तो कौन था, तो याद रखिए कौन था, वोस्टॉक फर्स्ट था। कौन था, वोस्टॉक फर्स्ट था। तो कह रहा है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह बोलेगा तो वोस्टॉक प्रथम था। और वोस्टॉक प्रथम मानव यूरी ए गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो वोस्टॉक 1 जो था ना, मानव यूरी ए गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था लॉन्च, तो 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम रूस के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया था। वोस्टॉक जो प्रथम था ना, रूस के तहत जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, रूस देश के तहत। आगे कह रहा है कि स्पुतनिक फर्स्ट रूस द्वारा निर्मित विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है। बताइएगा कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, कौन सा था, बताइए। स्पुतनिक प्रथम था, जो रूस द्वारा जो है ना निर्मित विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। आगे कह रहा है कि स्पुतनिक 3 कृत्रिम उपग्रहों की श्रृंखला है। स्पुतनिक क्या है, तो 3 कृत्रिम उपग्रहों की श्रृंखला है। स्पुतनिक द्वितीय जो है ना 3 नवंबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। स्पुतनिक द्वितीय जो था वो 3 नवंबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीवित प्राणी बोलेगा तो कुत्ता, इसको लाइका कहते हैं। ठीक है, स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान से ले जाया गया था। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीवित प्राणी बोलेगा तो कुत्ता, जिसको लाइका कहते हैं। स्पुतनिक द्वितीय अंतरिक्ष यान से ले जाया गया था। एक क्वेश्चन जो है ना कल प्रैक्टिस सेट करवाया थे यूथ वाला, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ था। कल से प्रैक्टिस सेट नंबर यूथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। आगे कह रहा है कि आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। क्या है, आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। आगे कह रहा है आर्यभट्ट को जो है ना सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम जो है ना भारत के महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। आगे कह रहा है कि भारत द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण उपग्रह कौन कौन है। देखिए भास्कर जो है ना, भास्कर प्रथम का प्रक्षेपण कब हुआ था, ये हुआ था 7 जून 1779 को हुआ था। इसका तिथि अगर यान बोलेगा तो कौन था, इंटरकॉस्मोस था, इंटरकॉस्मोस। और ये जो भास्कर प्रथम था ना, ये प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह था। ठीक है, भास्कर प्रथम। और रोहिणी RS-D1 बोलेगा तो क्या होगा, 31 मई 1981 SLV D1 होगा। ठीक है, आगे बताइए भास्कर द्वितीय, बताइए भास्कर द्वितीय क्या होगा। भास्कर द्वितीय जो है ना 20 नवंबर 1981 को ये प्रक्षेपण हुआ था। और C1 इंटरकॉस्मोस से हुआ था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है कि रीसेट 2BR1 बताइए क्या होगा, 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, और PSLV C48 ठीक है रडार इमर्जिंग था। ठीक, रडार इमर्जिंग। आ रहा है कि EOS 01 बताइए क्या होगा, EOS 01 7 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। और PSLV C49 से लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको बोलते हैं EOS 1 को। ये आपदा प्रबंधन और पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। ठीक है, आगे है कार्टोसैट, बताइए कार्टोसैट 3 क्या होगा, बताइए। 27 नवंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। और PSLV C47 से लॉन्च हुआ था। और तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है, कौन सा है, तो कार्टोसैट 3 है। ठीक है, CMS 01 बताइए, CMS 01 17 दिसंबर 2020 को हुआ था। ये PSLV C50 है से लॉन्च हुआ था। और एक जो है एक संचार उपग्रह है। क्या है, संचार उपग्रह। अब आगे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 38 कर रहा है, इतना सारा डिटेल दिया हुआ था। क्वेश्चन 38 कर रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, बताइए। कंचनजंगा है। कौन सा है, तो कंचनजंगा है। कह रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है, तो कंचनजंगा है। आगे कह रहा है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है। कितनी, 8598 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गॉडविन-स्टीन 8611 मीटर ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में स्थित है। जो प्रश्न में भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है, इसलिए गॉडविन-स्टीन को उत्तर में नहीं, गॉडविन-स्टीन जो है उत्तर में नहीं होगा। आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा, अभी पहले ऊपर पढ़ रहे थे, बताइए कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर है, जो हिमालय के महान हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है। ठीक है,
आगे कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद या महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक या बा हिमालय। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक या बा हिमालय। और आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। कह रहा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं में हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना, महिलाओं के संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायत निवारण और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को किया गया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय जो है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारत राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है ना स्थापना कब हुआ था, तो क्या होगा? 31 जनवरी 1932 में। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को किया गया था ना। इसके और पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री जानकी पटनायक थी, श्री जानकी पटनायक। और वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तथा सदस्यों में सुश्री खुशबू सुंदर, डोलिना खोंडू, श्रीमती ममता कुमारी, सुश्री मीनाक्षी नेगी है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, बताइए। तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। पीजन पी क्या है? पीजन पी जो है ना, तेल के बीज की उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन तिल करता है, अलसी करता है, सूरजमुखी है। ये सब क्या है? तेल के बीज उत्पन्न करती है, लेकिन पीजन पी नहीं करता है। तो कह रहा है कि पीजन पी जो है ना तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। पीजन पी जो है ना अरहर या तुहर की दाल को कहा जाता है, जिसे दो दाल खाते हैं तो थोड़ी तेल देता है। तो पीजन पी अरहर व तुअर की दाल को कहा जाता है जो दलहनी फसलों के श्रेणी में आता है। तो दलहनी फसलें थोड़ी तेल देता है। आगे कह रहा है कि तिल, अलसी, सूरजमुखी ये सभी तिलहनी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो तिल, अलसी, सूरजमुखी ये सभी क्या है? तो तिलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि दलहनी फसल लेग्यूम परिवार के पौधे हैं। दलहनी फसल क्या है? लेग्यूम परिवार के पौधे हैं। लेग्यूमुस कुल के पौधे का उदाहरण कौन कौन है? मटर एवं हरे बीन्स है, चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मेथी है, अल्फा एकेसिया है, लोटिल्स है, मसूर दाल, तुअर दाल, लोबिया, राजमा, उड़द दाल, ये सब क्या है? तो ये जो है ना दलहनी फसलें हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन फसलों को 3 मौसमों खरीफ, रबी और जायद में उगाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है नोट में दिया हुआ है कि सोयाबीन के दलहनी फसल होते हुए भी इसकी तेल पदार्थों में उपयोग के कारण FAO ने इसे तिलहन वर्ग में व्यापारी फसलों में रखा है। तो कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है ना कि सोयाबीन के दलहनी फसल होते हुए भी इसके क्या रखा गया है? तेल पदार्थों के उपयोगिता के कारण FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तिलहन वर्ग में व्यापारी फसलों में रखा है। आगे कह रहा है कि अलसी को जो है ना फ्लैक्स सीड तथा तीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलसी को ना तीसी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, तीसी को ही अलसी बोलते हैं। आगे कह रहा है तीसी मतलब अलसी में भरपूर मात्रा में क्या होता है? ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें तिल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें तिल की अपेक्षा अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? तो तीसी में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो धमनियों के जमे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। आगे कह रहा है कि वर्ष ने 2018 को राष्ट्रीय मिलेट बाजरा के रूप में मनाया था। तो वर्ष जो है ना 2018 में राष्ट्रीय मिलेट मतलब बाजरा के रूप में मनाया। ठीक है, लेकिन अगर बाजरा का वर्ष बोलेगा तो 2023 होगा। ठीक है, लेकिन मनाया बोलेगा तो ये क्वेश्चन एक दिन प्रैक्टिस सेट में आया था। अगर यहाँ पे मनाया बोलेगा 2018 होगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2023 ईस्वी को भारत के प्रस्ताव FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। तो बाजरा 2023 बोलेगा तो 2023 होगा, लेकिन मनाया गया पहली बार 2018 में राष्ट्रीय मिलेट बाजरा के रूप में मनाया गया।
तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। भाई क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ते, लेकिन पता है 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आधे घंटे में। तो सभी लोग रिवीजन किया कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।